नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करांगा कि बढ़िया हाल हो। बिना वक्त जाया किए हुए हम हमारे चलते हैं पाठ के ऊपर, जिसमें हमने आर्थिक विकास समझ में हमारा पहला चैप्टर विकास जो है वो आधे से ज्यादा पढ़ लिया था। और अंत में हमने यहाँ छोड़ा था कि क्या सिर्फ प्रति व्यक्ति आय जो है वो ही विकास का साधन है या अन्य चीजें भी उसके साथ जरूरत होती है। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हमारा अगला टॉपिक लेते हैं, जिसका नाम है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं। अगर इस शब्द को गौर से देखेंगे तो इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। सार्व यानी सभी की, जनिक यानी जन, सुविधाएं यानी सुविधाएं, यानी इस प्रकार की सुविधाएं जो भारत हो या किसी भी देश हो उसके प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी हो, यानी ऐसी सुविधाएं जो सभी को मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक हो, ऐसी सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधाएं कहा जाता है। जैसे कि एक अच्छा वातावरण वो सभी के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को एक अच्छी ऑक्सीजन चाहिए और वो सबको खराब से भी काम चलेगा, नहीं। सभी को शुद्ध वायु चाहिए, सभी को पीने के लिए अच्छा पानी चाहिए, सभी को शिक्षा चाहिए और सभी को अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी चाहिए, यानी सभी को इन सब चीजों की आवश्यकताएं पड़ती ही पड़ती हैं। ऐसी सुविधाओं को दिलाने का काम, या ऐसी सुविधाओं की जो जिम्मेदारी है कि इसको पूरा कौन करेगा, वो जिम्मेदारी अधिकतर रूप से केंद्र सरकार यानी सरकार की होती है। यानी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को वो सभी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करे जिनकी उन्हें आवश्यकता है। क्योंकि ये जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं अगर ये किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगी तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे अच्छा वातावरण हो, चाहे पानी हो, कुछ भी हो। जो भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो जब सभी व्यक्तियों को मिलेगी तभी उनका विकास होगा। इसके लिए जब ये पता चला कि केवल प्रति व्यक्ति आय जो है वो ही विकास का साधन नहीं है, तो हम लोगों ने हमारे जो विकास की जो परिभाषा है प्रति व्यक्ति आय को, उसको थोड़ा चेंज किया और हमने किया मानव विकास रिपोर्ट। यानी अब हमने एक और रिपोर्ट जारी की जो विश्व बैंक करता था अलग प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, लेकिन इसने एक अलग आधार पर क्या है, मानव विकास रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी पूरा नाम पढ़ेंगे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है ये रिपोर्ट जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, यूएनडीपी रिपोर्ट जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट। इसके अंदर इसने क्या किया, इसने अकेले प्रति व्यक्ति आय को लिया नहीं, यानी इसका ये मानना नहीं है कि केवल प्रति व्यक्ति जो आय है वो ही विकास का साधन है। इसने इसके साथ दो अन्य पॉइंटों को लिया, एक शिक्षा की सुविधाएं कैसी हैं और नंबर 3 स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी है। यानी इसने एक अकेले प्रति व्यक्ति आय को आधार नहीं बनाया, इसने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर शिक्षा किस प्रकार की है उस क्षेत्र में, उच्च शिक्षा स्तर है या नहीं है, सुविधाएं शिक्षा की और स्वास्थ्य की कैसी हैं, उच्च है या नहीं है, इन तीनों को मिलाकर जो है अपनी रिपोर्ट जारी की। और ये प्रत्येक देश की रिपोर्ट जारी करता है। अगर हम बात करें हमारे भारत और इसके आस पड़ोस के देश जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट आ रही है। इस अगर रिपोर्ट में आप देखोगे तो प्रति व्यक्ति आय, इसका एक कॉलम ये, एक कॉलम है इसका मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। ये मानव विकास सूचकांक और कुछ नहीं है। जब ये पूरी रिपोर्ट जारी हो जाती है, कौन सी वाली, ये यूएनडीपी जो रिपोर्ट जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट, इसके अंदर जब वो अंतिम जो कड़ी हुई है कि मानव विकास सूचकांक, यानी मानव विकास सूचकांक एक पैमाना तय कर देती है जिससे पता चलता है कि किस देश का कितना विकास हुआ है और किस देश का उतना विकास नहीं हुआ है, क्या उसमें शिक्षा की सुविधाएं अच्छी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हैं। इस आधार पर जो हमारे पास आपके सामने एक आंकड़ा आ रहा है जिसमें आपको भारत दिखाया जा रहा है, बांग्लादेश दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान दिखाया जा रहा है और श्रीलंका दिखाया जा रहा है। इनके अंदर 4 प्रमुख आंकड़े हैं, एक मानव विकास सूचकांक, दूसरा उनकी जन्म के समय आयु और तीसरा उनकी शिक्षा की औसत आयु। अगर इन तीनों में देखा जाए, इनको रटना नहीं है। भारत की 6536 जो है वो प्रति व्यक्ति आय है, श्रीलंका की 11326 प्रति व्यक्ति आय, नहीं, ऐसा रटना नहीं है। एक हल्का सा दिमाग में रखना है कि अगर आप गौर से देखोगे तो श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक मात्र 76 है, भारत का उससे ज्यादा है।
औरों का भी उससे ज्यादा है, बांग्लादेश का भी उससे ज्यादा है, पाकिस्तान का भी उससे ज्यादा है। लेकिन अगर हम आगे वाले कॉलम में जाएंगे तो हम देखेंगे कि जन्म के समय जो आयु है वो सबसे अच्छी श्रीलंका की है। अगर हम देखेंगे शिक्षा के अंदर जो सबसे अच्छी आयु है वो भी श्रीलंका के अंदर। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी पेपर में मानव विकास रिपोर्ट संबंधित कुछ भी आए तो हमें सिर्फ और सिर्फ मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका को थोड़ा नीचे रखना है। किनसे? अन्य 3 देशों से। और जो है उनको अन्य देशों से, और जो 2 चीजें बच गई उसमें श्रीलंका को इनसे ऊपर रखना है। बस ऐसे याद रखना है। एक अमूमन मतलब कहने का मतलब है कि जो इतने फैक्ट होते हैं ना वो रटने नहीं होते कि रटने बैठ गया 6536 11326 कि देर में थोड़ी देर में भूल जाओगा। इनको जितनी बार भी अपना टाइम मिले उतनी बार पढ़ना जरूर है। लेकिन एक हल्का सा बोलते हैं ना जैसे हिसाब या ब्यौरा वो तैयार कर लेना कि दिमाग के अंदर कि हाँ भाई श्रीलंका जो है वो सिर्फ और सिर्फ मानव विकास सूचकांक में नीचे, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, और सभी में वो क्या है, इन तीनों से अव्वल है। तो बस इसी आधार पर आपको वहां पर रिपोर्ट बना देनी है अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो इस आधार पर हमें पता चल गया कि मानव विकास रिपोर्ट है, मानव का जो विकास है वो केवल प्रति व्यक्ति आय तक सीमित नहीं है, उसमें प्रति व्यक्ति आय के अलावा जो है उसका शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दोनों का आना बेहद आवश्यक है। इसके बिना उसका विकास संभव नहीं है। अब आगे चलते हैं हम कि भाई चलो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का कैसे पता चलेगा कि भाई उसका स्वास्थ्य अच्छा है या खराब है। उसके लिए भी हमने क्या किया है, एक सूचकांक बनाया है जिसका नाम है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। शरीर द्रव्यमान सूचकांक ये भी हमने एक निर्धारित किया है जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का पता चल सके। इसकी शॉर्ट फॉर्म है BMI। बी का अर्थ बॉडी, एम का अर्थ मास, आई का अर्थ इंडेक्स, यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ये देखा कि जो भी व्यक्ति है उसको जितने पोषण की आवश्यकता होती है क्या उतना पोषण उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके आधार पर हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक निकालते हैं। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, BMI को निकालने का तरीका होता है कि आपके शरीर का भार कितना है, वो भी किसमें, केजी में। आपके शरीर का भार कितना है और आपकी ऊंचाई कितनी है, ये किसमें, ये सेंटीमीटर में। यानी एक व्यक्ति के शरीर का भार कितना है और उसकी ऊंचाई कितनी है, इसके आधार पर जो है वो BMI निकलता है। उससे फायदा क्या होता है, उससे ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति, बच्चा, स्त्री जो भी है वो पोषित है या नहीं है, उसको पोषण पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस प्रकार हमारी दोनों इंडेक्स है जो हमें विकास के बारे में बताती है। अब विकास तो हमने बहुत कर लिया, अब तक हमने सिर्फ बात की विकास की, विकास ऐसे होगा, विकास ऐसे होगा, सार्वजनिक सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शरीर द्रव्यमान सूचकांक आना चाहिए, मानव विकास रिपोर्ट पढ़ ली। यानी अब तक हमने सिर्फ मानव के विकास की बात की है। अब हम ये बात करेंगे कि विकास जो है उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। यानी हम विकास तो कर लेंगे, क्या हम सभी जंगलों को काट कर उद्योग बना देंगे, सभी के पास बड़े पैसे हो जाएंगे, तो क्या वो विकास की श्रेणी में आएगा? नहीं। यानी विकास जो है उसकी भी कुछ मर्यादा निश्चित होनी चाहिए। इसके लिए हमारा अगला पॉइंट है विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता यानी विकास को जो धारण करना है उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, विकास किस आधार पर होगा, इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ये विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता यानी विकास की धारणा क्या होनी चाहिए, विकास किस आधार पर होगा, वो क्या होना चाहिए, विकास किस प्रकार से होना चाहिए, क्या उसके लिए हमें क्या क्या चुकाना पड़ेगा, ये सब कुछ जो है हमें बताना है। यानी विकास की धारणीयता के अंदर क्या आएगा कि विकास किस आधार पर होगा, उसके लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो विकास के लिए यही कहा गया है विकास की धारणीयता में कि आप विकास करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पूर्ण रूप से विकास करो, लेकिन आपको ऐसा विकास नहीं करना है कि आपकी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए संसाधन बचे ही ना। बात समझ में आया क्या कि यानी आपको विकास करना है निश्चित रूप से। जैसे आप इस संसार में हमेशा नहीं रहोगे, उसी प्रकार से जैसे आप इस संसार में हमेशा नहीं रहोगे तो आपके बाद जो पीढ़ी आएगी उसको भी तो अपने विकास का अधिकार होना चाहिए। अगर आप ही सारे जंगल काट दोगे तो उन बेचारों को हवा किससे मिलेगी, वो वैसे मर जाएंगे। तो यानी विकास जो है उसकी यही शर्त है कि आप चाहे वैसा विकास करो, आप चाहे उस स्तर पर विकास करो, अपने आप का सर्वांगीण विकास कर लो, लेकिन शर्त यह है
कि आप इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए बचे ही ना। यानी आपको प्रकृति से, पर्यावरण से संतुलन बनाते हुए विकास करना है, जिससे आप भी प्राकृतिक चीजों का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सको और आपसे आने वाली जो अगली पीढ़ी है वो भी इन संसाधनों का प्रयोग कर सके। इसे ही विकास की धारणीयता कहा जाता है। इस प्रकार आपका जो अध्याय नंबर 1 है वो यहीं पर खत्म होता है। ईश्वर की कृपा रही तो कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।